नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप जीके ट्रिक्स पर। दोस्तों, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के उस महान शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अहिंसा, धम्म और करुणा शब्द अपने आप याद आ जाते हैं। सम्राट अशोक। दोस्तों, इतिहास में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन अशोक एक ऐसा राजा था जो युद्ध जीतने के बाद नहीं, बल्कि युद्ध छोड़ने के बाद महान बना। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सम्राट अशोक की पूरी कहानी इतने आसान और ट्रिक वाइज तरीके से समझाने वाला हूं कि अगर आपने एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो दोबारा कहीं से अशोक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी, यूपीएससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, होमगार्ड या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और अगर ये टॉपिक एक बार अच्छे से दिमाग में बैठ गया तो एग्जाम में सवाल आएगा और जवाब अपने आप निकल जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये वीडियो रटने वाली नहीं है। ये वीडियो है समझने वाली, याद रखने वाली और एग्जाम में काम आने वाली। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान लगाकर शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये टॉपिक आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है और एग्जाम वही क्रैक करता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और फैक्ट दिमाग में सेट होता है। और यही काम हम इस वीडियो में करने वाले हैं, सिंपल लैंग्वेज, ट्रिक बेस्ड एक्सप्लेनेशन और एग्जाम फोकस्ड पॉइंट्स के साथ। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखना भूलिएगा मत और बीच में स्किप भी मत कीजिएगा, क्योंकि हर पॉइंट अगले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में इस टॉपिक का पॉजिटिव इफेक्ट जरूर दिखेगा। दोस्तों, इस वन शॉट वीडियो में हम जानेंगे अशोक कौन था और वो कैसे राजा बना, चंडाशोक से धर्माशोक तक की पूरी कहानी, कलिंग युद्ध क्यों अशोक के जीवन का टर्निंग पॉइंट बना, अशोक की धम्म नीति क्या थी, अशोक के शिलालेख और उनकी असली सच्चाई, और वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपका अशोक का टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हम इस टॉपिक को रटने वाले नहीं हैं, हम इसे कहानी प्लस ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। पहले कहानी समझेंगे, फिर फैक्ट्स को ट्रिक से याद करेंगे और लास्ट में ऐसे कनेक्ट करेंगे कि एग्जाम में सवाल आए तो दिमाग अपने आप जवाब दे दे। यानी दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगी बल्कि आपको कॉन्फिडेंस देगी। तो दोस्तों, अशोक का असली मतलब और उसकी असली महानता आपको एंड में जाकर पूरी तरह समझ आएगी। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हिस्ट्री, जीके, एसएससी, रेलवे और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऐसी सिंपल और ट्रिक बेस्ड वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आपने अभी तक टॉप जीके ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी हिस्ट्री को डर नहीं मजे से पढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेक्शन की एक स्ट्रॉन्ग स्टेप बन सकता है, सम्राट अशोक की वो कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जीवन की सीख है, चंडाशोक से धर्माशोक तक का सफर। सम्राट अशोक की संपूर्ण जीवन कथा। इतिहास के पन्नों में बहुत से राजा आए और चले गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ सत्ता के कारण नहीं बल्कि अपने परिवर्तन के कारण अमर हो जाते हैं। सम्राट अशोक उन्हीं में से एक था। अशोक का जन्म मौर्य वंश में हुआ। उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी और पिता बिंदुसार ने जिसे संभाला था, उसी साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना अशोक। लेकिन ये कहानी किसी शांत करुण शासक से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक कठोर, महत्वाकांक्षी और युद्धप्रिय युवक से। युवावस्था में अशोक अत्यंत उग्र स्वभाव का था। उसकी आंखों में सत्ता की चमक थी और हाथों में तलवार की शक्ति। सिंहासन पाने के लिए उसने अपने ही भाइयों से संघर्ष किया। इतिहासकार बताते हैं कि सत्ता की राह में वो निर्दयी बन गया था। इसी कारण जनता उसे चंडाशोक कहने लगी, एक ऐसा राजा जिससे लोग डरते थे।
273 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। सिंहासन मिलते ही उसने अपने साम्राज्य को और फैलाने का निश्चय किया। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम मौर्य सेना की गूंज चारों ओर फैलने लगी। लेकिन एक राज्य अब भी स्वतंत्र था, कलिंग। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ये युद्ध इतिहास का सबसे भीषण युद्ध बन गया। हजारों नहीं, लाखों लोग मारे गए, नगर उजड़ गए, खेत राख बन गए, माओं की गोद सूनी हो गई और बच्चों की चीखें हवा में गूंजने लगी। युद्ध जीत लिया गया था, कलिंग पर मौर्य ध्वज लहरा रहा था। लेकिन उसी समय अशोक स्वयं हार गया। जब युद्ध के बाद वो रणभूमि में घूम रहा था, तो उसने केवल लाशें देखीं, रोते हुए लोग देखे और विनाश के सिवा कुछ नहीं। यही वो क्षण था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अशोक का हृदय कांप उठा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सत्ता तलवार से मिल सकती है, लेकिन शांति नहीं। यहीं से चंडाशोक का अंत हुआ और जन्म हुआ धर्माशोक का। अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और गौतम बुद्ध की करुणा, अहिंसा और दया की शिक्षाओं को जीवन का आधार बना लिया। उसके गुरु बने उपगुप्त। अब अशोक युद्ध नहीं बल्कि धम्म विजय की नीति अपनाई। उसने पत्थरों और स्तंभों पर अपने विचार खुदवाए, ताकि राजा नहीं बल्कि एक पिता की तरह वो जनता से बात कर सके। इन शिलालेखों में अशोक ने कहा, अहिंसा अपनाओ, सभी धर्मों का सम्मान करो, माता पिता और गुरु की सेवा करो, जीवों पर दया करो। उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जो गांव-गांव जाकर लोगों को नैतिक जीवन का संदेश देते थे। जेलों में कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार शुरू हुआ। सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए गए, कुएं और सराएं बनवाई गईं। मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई। अशोक केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उसने बौद्ध धर्म का संदेश विदेशों तक पहुंचाया। अपने पुत्र महींद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। वहां बोधि वृक्ष की शाखा रोपी गई, जो आज भी जीवित है। समय बीतता गया। वो राजा जिससे लोग कभी डरते थे, अब लोगों का मार्गदर्शक बन गया था। 232 ईसा पूर्व में अशोक का निधन हुआ, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ। आज भी जब हम सारनाथ के 4 सिंह देखते हैं या अशोक चक्र को तिरंगे में घूमते देखते हैं, तो हमें याद आता है, सच्ची महानता जीतने में नहीं बल्कि बदलने में होती है। और इसी परिवर्तन का नाम है सम्राट अशोक। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कहानी को समझा, अब एक-एक करके हम अशोक के बारे में जितनी भी उसकी चर्चाएँ हैं, उसकी चर्चा करेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कहानी को अच्छे तरीके से समझा है, तो मैं आपको गारंटी से याद दिलाता हूँ कि आपको इस अशोक के बारे में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी एग्ज़ाम में आपके द्वारा जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, वो कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए अशोक के बारे में समझते हैं। सबसे पहला है अशोक का परिचय। देखिए, अशोक का पूरा नाम था देवनाम प्रियदर्शी अशोक, इसका पूरा नाम यही था। दूसरी बात, मौर्य वंश का ये महान शासक था। मैंने आपको बताया मौर्य वंश की शुरुआत हुई इसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य से, फिर इसका पिता बिंदुसार और उसके बाद इसकी खुद की नाम की जिक्र इसमें की जाती है, जिसका नाम था देवनाम प्रियदर्शी अशोक। अशोक का शासनकाल जैसे आपने देखा 273 ईसा पूर्व ये राजगद्दी पर बैठा और 232 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया और 232 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके पिता का नाम देखिए बिंदुसार, दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और इसकी राजधानी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अशोक ने राजधानी बाद में पाटलिपुत्र में स्थान ग्रहण किया था, लेकिन उससे पहले जब उसका राज्याभिषेक नहीं हुआ था, उससे पहले वो उज्जैन, अवंती और तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। अब मैंने आपको बताया था, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 16 महाजनपदों पर। उसमें अगर आपने पढ़ा हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि उज्जैन की राजधानी यानी कि उज्जैन और अवंती जैसे बोलते थे, उसकी राजधानी और तक्षशिला का संबंध किस से था। आप उसे मुझे उसके बारे में जरूर बताएंगे, जिससे आपको थोड़ा सा रिवाइज भी आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख भी लेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे इसी चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और आगे समझते हैं। देखिए, अशोक के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये कही जाती है कि इसमें भारत का पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश की। यानी कि इसने अपनी जितनी भी उपलब्धियां थी उसको बताया नहीं, सीधे जनता से संवाद किया। कैसे? शिलालेखों के माध्यम से। ये बड़ी बड़ी शिलाओं पर और पत्थरों पर खुदवा कर इसने सारी चीजें
जनता से धीरे धीरे रूबरू करी। देखिए, इसकी शिलालेखों की जो भाषा थी वो क्या थी? देखिए, इसकी भाषा थी प्राकृत। प्राकृत भाषा मानी जाती है और इसकी जो लिपि थी वो दो तरीके की थी, एक ब्राह्मी और एक खरोष्टी। जो मोस्ट प्रोबेबली भारत का अधिकांश भाग है, यानी कि भारत के जहां तक भी अशोक का विस्तार माना जाता है, वहां सारी जो लिपियां थी वो किसमें थी? ब्राह्मी लिपि में थी। एक इसमें एक और लिपि का जिक्र आता है, उसका नाम था खरोष्टी। ये उत्तर पश्चिमी भारत, इसमें केवल खरोष्टी लिपि में इसका जिक्र किया जाता है। इनको खुदवाने का उद्देश्य क्या था? इनको खुदवाने का उद्देश्य था, पहला धर्म का प्रचार, दूसरा प्रशासनिक सुधार और तीसरा नैतिक शिक्षा। अब देखिए, आइए इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं कि इसमें क्या क्या था। तो इसको एक छोटे से ट्रिक के जरिए मैं आपको याद करा दूं। देखिए, ट्रिक है, अशोक के बारे में अगर समझना हो आपको, उसमें क्या क्या शिलालेखों में कौन कौन सी उसने लिपि का यूज किया, तो आप कैसे समझेंगे? पी बी के ओ, बस ऐसे याद कर लेंगे। पी से प्राकृत, बी से ब्राह्मी। देखिए, क्या यूज यूज करना है आपको? केवल पी बी के ओ, ये चार लेटर आपको अल्फाबेट याद रखने, आसानी से इसको याद कर लेंगे। देखिए, पी से प्राकृत, बी से ब्राह्मी, के से खरोष्टी और ओ है, ओ से मतलब है ऑर्डर। जो इसने एडिक्ट्स दिए थे, वो एडिक्ट्स कहते हैं, यानी कि जो ऑर्डर पास होते हैं, आदेश, उसको बोलते हैं एडिक्ट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अशोक के शिलालेखों के बारे में जानते हैं, तो पहला प्रमुख शिलालेख के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अशोक ने टोटल 14 शिलालेख खुदवाए। कितने? 14। याद रखिएगा ऐसे। ये शिलालेख पूरे साम्राज्य की जितनी भी अशोक की नीतियां थी उनके बारे में बताते थे। जैसे कि इसमें मुख्य विषय जो थे उसमें क्या किस किस पर फोकस किया गया, वो देखिए। सबसे पहला है अहिंसा, दूसरा है पशु बलि निषेध, यानी कि इसने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। शुरुआत में अशोक ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध के बाद, अभी जिक्र भी आएगा कलिंग युद्ध का, उसके बाद क्या हुआ, इसमें अहिंसा की नीति को धारण करना शुरू किया। इसने पशु बलि पर निषेध घोषित कर दिया। पशु बलि निषेध था, मतलब कोई भी पशु की बलि नहीं देगा। तीसरा, धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्म को इसने सम्मान करना शुरू कर दिया। अगला, कलिंग युद्ध का पश्चाताप। देखिए, मैंने आपको बताया था ना, कलिंग युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसका निर्णायक युद्ध है, जहां से अशोक ने परिवर्तन किया। अगला है प्रशासनिक नियम। तो देखिए, इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे ज्यादा इसका जो इंपॉर्टेंट अभिलेख है वो है 13वां शिलालेख। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका विषय है कलिंग युद्ध, यानी कि 261 ईसा पूर्व ये लड़ा गया। 261 ईस्वी पूर्व। ठीक है ना, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगली बात, देखिए, इसमें संदेश क्या गया? इसमें संदेश ये गया है कि युद्ध से तो इसे घृणा हुई। क्यों? युद्ध से घृणा क्यों हुई? ये तो बहुत क्रूर शासक था। पहले से चंडाशोक कहते थे, जैसा कि आपने कहानी में समझा होगा। इसे चंडाशोक कहते थे क्योंकि ये चंडाल था, मतलब बहुत क्रूर शासक था। इसने अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था, उसके बाद ये राजगद्दी पर बैठा। तो दूसरी चीज ये थी कि इसको आखिर ऐसा क्या फील हुई, तो कलिंग युद्ध में जब इसने भीषण नरसंहार किया, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए, उसके बाद इसने देखा कई माओं की सूनी गोद जो थी वो उजड़ गई। तो इससे इसको थोड़ा सा पश्चाताप हुआ। इसने सोचा कि यार, हिंसा गलत है, मुझे हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो इस युद्ध में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख के दिए, आपसे आसानी से इन्हें याद करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, हिंसा पर इसे पश्चाताप हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी और आपने कहानी में भी सुना होगा। तीसरा, इसने धम्म विजय की घोषणा की, यानी कि अब सभी धर्मों को ये मानेगा वन बाई वन। और धर्म धर्म में इसने ये चीज और समझाई कि सच्ची विजय तलवार से नहीं दोस्तों, धम्म से होती है, यानी कि धार्मिक नीतियों पर चलकर। अब देखिए, 13वां शिलालेख इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखिए, आपने देखा होगा अशोक के नाम में आता है अशोक। अब इसका कौन सा विलेख इंपॉर्टेंट है? अभी आपको ऑप्शन दे दिया जाए 12, 13, 14 या फिर 11, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उस जगह पे आप क्या करेंगे, आप इसको देखिए, अशोक के नाम को ही पकड़ लेंगे। अशोक, इसमें क्या आ रहा है? शोक। क्या आ रहा है? शोक। और देखिए, ये है 13। 13 नंबर आपने भी जाना होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझते भी होंगे। 13 दिन या 13 जो तारीख या 13 नंबर, ये बहुत ही डेंजर है। तो 13 को रिलेट करेंगे आप शोक से। तो ऐसे करके आपको याद आ जाएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दोस्तों, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये सिर्फ आपको दिमाग को स्टेबलाइज करने के लिए, जिससे आपको एग्जाम में याद आ जाए। शोक में से याद आएगा आपको 13 है, यानी कि 13वें नंबर का शिलालेख इंपॉर्टेंट है, जो कलिंग युद्ध से निर्णय किया गया है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अशोक का जो 8वां शिलालेख है ये भी फेमस है। क्यों?
ये क्यों फेमस है? क्योंकि अशोक का जो 8वां शिलालेख है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कही गई कि अशोक के जीवन में जो भी परिवर्तन आए, अशोक के जीवन में जो भी परिवर्तन आए, वो इसी शिलालेख में इसने दर्शाए हुए हैं। देखिए और क्या चीज़, देखिए समझिए। इन शिलालेखों को जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आप समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि पहली बार इन शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय, यानी कि जिसने इसको पढ़ा, वो कौन था? इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अशोक के शिलालेखों को पहली बार सही तरीके से पढ़ने और समझने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इसने 1837 में क्या किया? इसके शिलालेखों को अच्छे तरीके से पढ़ा। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? कौन था वो? तो वो जेम्स प्रिंसेप, 1837 ईस्वी में। चलिए और आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों, अशोक ने जो बड़े-बड़े शिलालेख खुदवाए, जो 14 शिलालेख का जिक्र मैंने अभी आपको करा, उसके साथ-साथ इसने लघु शिलालेख भी खुदवाए, जो इसके जीवन के व्यक्तिगत विचार और बौद्ध धर्म के प्रभाव को विस्तृत करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कलिंग युद्ध के बाद इसने क्या किया? इसने बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इसने कुछ नीतियों का प्रदर्शन भी किया। इसमें देखिए प्रमुख बातें क्या थी? अशोक का बौद्ध धर्म स्वीकारना। अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म को स्वीकारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। दूसरी चीज, इसने आत्मा में सुधार किया। तीसरे, धर्म पालन की अपील की। लोगों से कहा कि आप क्या करेंगे? धर्म को अपनाएंगे, किसी भी जनता को परेशान नहीं करेंगे, कैदियों से कैसा व्यवहार करेंगे? मानवीय व्यवहार करेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में इसने लघु शिलालेखों में खुदवाया है। दूसरी चीज, इसमें कई सारे शिलालेख हैं लघु वाले, जैसे कि रूपनाथ है मध्य प्रदेश में, गुर्जरा अभिलेख है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, भाबरू अभिलेख है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, भाबरू अभिलेख जो पड़ता है, ये राजस्थान के जयपुर जिले में पड़ता है। कहाँ? राजस्थान के जयपुर जिले में। तो इससे क्या चीज समझने को मिलती है? देखिए समझिए, गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी, उनके धम्म के बारे में और संघ में आस्था, ये तीनों के बारे में जानकारी भाबरू अभिलेख में मिलती है। दूसरी, बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख, जो बौद्धों के द्वारा रचे गए ग्रंथ थे, उनका अभिलेख का दर्शन किसमें होता है? भाबरू शिलालेख में होता है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। गौतम बुद्ध के जरिए इसने सारी शिक्षाओं को धीरे 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 जानने की कोशिश की, क्योंकि गौतम बुद्ध ही तो थे जो बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने बुद्ध धर्म के बारे में बताया। लेकिन जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, वो क्या है कि अशोक ने किस बौद्ध को गुरु बनाया? मतलब कौन था बौद्ध धर्म का अनुयायी? तो याद रखिएगा, उपगुप्त। कौन था? उपगुप्त। इससे क्वेश्चन पूछा गया और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड भी किया, तो आप याद रखिएगा। अशोक का गुरु कौन था? उपगुप्त, जिसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अशोक ने इसके साथ साथ स्तंभ शिलालेख यानी कि पिलर एडिक्ट भी खुदवाए, जिसमें नैतिक और प्रशासनिक नियम के बारे में बात की। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा जो स्तंभ में सारनाथ स्तंभ लेख है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा आज भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, वो सारनाथ स्तंभ लेख से ही लिया गया है। और हमारे तिरंगे झंडे के अंतर्गत जो राष्ट्र अशोक चक्र है ना, चक्र, वो भी यहीं से लिया गया। देखिए इसमें क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों? इसमें 4 सिंह हैं और धर्म चक्र जो हमारे तिरंगे झंडे में फहराता है। तिरंगे झंडे के जानकारी में आपने देखा होगा, तिरंगे झंडे में क्या है? बीच में अशोक चक्र लगा हुआ है, जो आज का क्या है? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, यानी कि नेशनल चिन्ह है। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अशोक के जो धम्म थे, उनके सिद्धांत क्या थे? वो धम्म से क्या जानकारी जनता में प्रदर्शित करना चाहता था, लोगों को क्या संदेश देना चाहता था? देखिए, इसने 5 सिद्धांत बताए धम्म के अंतर्गत। किसने? 5। देखिए, अहिंसा यानी कि जीव हत्या निषेध है। अहिंसा, हिंसा मतलब होता है कि किसी जीवों पर हिंसा करो, अत्याचार करो, उन्हें हत्या कर दो। तो ऐसा इसने क्या किया? इसने बंद करा दी। इसने सबसे पहला सिद्धांत क्या दिया धम्म के अंतर्गत? अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है जीवों की हत्या को निषेध कर दिया, कोई भी जीवों की हत्या नहीं करेगा। दूसरा, इसने बताया दया, यानी कि पशु और मानव के प्रति दया भाव रखो। जैसा कि मैंने आपको बताया, जनता से डायरेक्टली, पहला ये ऐसा शासक हुआ जो डायरेक्टली जनता से संवाद करने के लिए गया।
इसने जनता से अपने दुखों का निवारण करने के लिए आग्रह किया कि क्या क्या दुख हैं उनको निवारण करेंगे हम। और जो उसके कैदी थे उनसे मानवीय व्यवहार का वर्णन किया। तो मानवीय व्यवहार करेंगे आप ऐसे, तो ऐसे करके अशोक ने सिद्धांतों का पालन करते हुए सारी चीजों को बताया। और आगे बढ़ते हैं, देखिए सहिष्णुता, यानी कि आप सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, चाहे वो किसी धर्म से हो, आप उसका सम्मान जरूर करेंगे। देखिए एक इसने सेवा का बहुत जिक्र किया है, यानी कि माता पिता और गुरु, इसकी सेवा सर्वोपरि मानी गई है। यानी कि माता पिता की जो सेवा करता है उसकी सेवा कैसी है, सर्वोपरि। और दूसरा स्थान गुरु। और आगे बढ़ते हैं, देखिए इसने नैतिकता का भी उल्लेख किया। नैतिकता में सत्य और संयम, यानी कि हमेशा सत्य बोलना है और मन में संयम रखना है। तो देखिए इसको थोड़ी सी एक मैंने छोटी सी ट्रिक याद कराने के लिए कोशिश की है। तो देखिए कैसे याद करेंगे इसे, देखिए समझिए। इसकी ट्रिक है, धम्म जो है अशोक के वो ADSSN, बस 5 लेटर आपको याद करने। ADSSN, ए से अहिंसा, डी से दया, एस से सहिष्णुता, एस से सेवा और एन से नैतिकता। आसानी से आपको याद हो जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आपने पूरे टॉपिक को समझा। मैंने एक एक करके वन बाय वन आपको सारी चीजों के बारे में बताया। अशोक से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी मैंने आपको बताए, और कोशिश की कि आपको वो सारी चीजें याद कराने के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स का भी यूज किया। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो PYQ हैं, जो वेजे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि SSC है, रेलवे है, यूपी पुलिस है, SI है, या फिर किसी भी अन्य वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, मेन फोकस रहता है उनके क्वेश्चनों पर, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उसे कैसे क्लियर करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ इसमें बने रहिए, और मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए उनको मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। और हाँ दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसमें अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप उसका जवाब ऑप्शन A B C लिख के नहीं देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा है अशोक का पूरा नाम क्या है, तो आप उसमें ऑप्शन ए में मैंने मान लीजिए लिख रखा है अशोक का पूरा नाम प्रियदर्शी ऐसे करके कुछ है, लेकिन आप उसे ऐसे नहीं लिखेंगे, आप उसे पूरा नाम लिख के देंगे। आप डायरेक्टली लिख देते हैं ऑप्शन ए, तो ऐसे नहीं लिखना, आपको उसका नाम लिखना है, जिससे आपको आसानी से ये याद होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सम्राट अशोक किस वंश का शासक था। देखिए प्रीवियस ईयर है, मैंने आपको दिखाया भी है, अगर आप चाहें तो इसको सर्च भी कर सकते हैं। SSC CP और CGL 2019 में एक साथ ये पूछा गया, सम्राट अशोक किस वंश का शासक था। देखिए मौर्य वंश का था, ऑप्शन बी सही है आपका। अगला क्वेश्चन, अशोक के पिता कौन थे। देखिए अच्छे तरीके से अगर आपने वीडियो को समझा होगा तो आपको अच्छे तरीके से याद भी आ जाएगा। देखिए अशोक के पिता कौन थे, अशोक के पिता थे बिंदुसार। कौन थे, बिंदुसार। और अशोक के दादा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। ये CHSL और MTS ने लगातार 2 साल पूछा। देखिए 2021 2023 और वेरियस एग्जाम में और भी पूछा गया, मैंने 2 को तो इंक्लूड किया है। और देखते हैं, तो कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था 261 ईसा पूर्व क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अशोक को किस युद्ध के बाद पश्चाताप हुआ। देखिए यूपी पुलिस 2017 21 और 24 3 बार ये क्वेश्चन उसने रिपीट किया यूपी पुलिस ने। देखिए सेम क्वेश्चन है दोस्तों, पूछने का तरीका बदल जाता है। आप जरूरी नहीं है कि आप जिस क्वेश्चन को आप तैयारी कर रहे हैं, मान ली रेलवे की या यूपी पुलिस की या फिर किसी और एग्जाम की, तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन उसने पूछे उसको घुमा घुमा के पूछता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, और देखिए रिपीटेशन अलग किया हुआ है। देखिए अशोक को किस युद्ध के बाद पश्चाताप हुआ, अच्छे तरीके से मैंने आपको भाई समझाया, कहानी के जरिए भी समझाया, बाद में बताया भी, ऑप्शन सी कलिंग का युद्ध। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अशोक सॉरी देवनाम प्रियदर्शी किस शासक की उपाधि थी। अब देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया, अब आपको भी अच्छे तरीके से पता होगा, आपने वीडियो समझी होगी और इसको समझा होगा, तो आसानी से आप भी बता सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है, बी अशोक। अगला देखिए, अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी। मैंने आपको समझाया था ना, अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी। अगर आपने दोस्तों ट्रिक को समझा था तो आपको आसानी से ये यही याद आ जाना। देखिए कौन सी थी, प्राकृत। आपको समझाया था ना मैंने ट्रिक के जरिए, जब अशोक के बारे में बता रहा था मैं तब। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें। और आगे बढ़ते हैं,
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? देखिए सीपीओ ने पूछा 2020 में। अब आपको मैंने बताया था, देखिए आपको याद तो होगा खरोष्टी और ब्राह्मी, लेकिन देवनागरी लिपि का जिक्र नहीं है, रोमन का भी कोई जिक्र नहीं। लेकिन इनमें से भी आपको सही ऑप्शन टिक करना है। तो मैंने आपको बताया था ना, मोस्टली 90% से ऊपर कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। खरोष्ठी भी थी लेकिन उत्तर पश्चिम में थी। खरोष्ठी जो थी वो उत्तर पश्चिम में थी। मोस्टली कौन सी थी? ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिम भारत के अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाला को ही सेम रिपीट किया है। अगर आपने वो समझा तो इसका जवाब मुझे जरूर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? देखिए CHSL 2021 में पूछा गया ना, कई बार पूछा गया, मैंने इंक्लूड करके एक में ही दिखाया है। तो देखिए कौन सा शिलालेख था वो? कलिंग युद्ध। मैंने आपको बताया था ना, 13वां शिलालेख। अशोक के नाम में ही आता है क्या? शोक। और शोक को कैसे डिनोट करते हैं? 13 दिन से। तो बस ऐसे याद आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के कितने प्रमुख शिलालेख थे? देखिए मैंने बताया था ना ऑप्शन कैसे पूछा जाता है। देखिए ऑप्शन दिया जाएगा आपको, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप भूल जाएंगे। देखिए 10, 12, 14 और 16, तो टोटल कितने थे? 14। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। अच्छे से दोस्तों रिवाइज करते रहिए, आसानी से आप लोग याद कर लेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी समझिए कि अशोक के स्तंभ शिलालेखों की संख्या कितनी है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने अच्छे तरीके से समझा होगा, मैंने आपको बताया था, और नहीं तो फिर बता रहा हूं, आप याद कर लीजिए। स्तंभ शिलालेख थे कितने? 7। ऑप्शन सी सही है। और इनमें से फेमस स्तंभ शिलालेख जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र भी किया था वो है ये। देखिए अगला क्वेश्चन में मैंने बोला भी है, सारनाथ स्तंभ किस शासक से संबंधित था? अशोक से। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अलग अलग वेरियस एग्जाम में पूछे गए। देखिए ये CGL में, ये GD में। तो ऐसे करके आप क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया? मैंने आपको बताया था ना, नेशनल प्रतीक है ये हमारा। यूपी पुलिस ने देखिए पूछा इसको कई बार। तो देखिए कहां से लिया गया? बुद्ध की मूर्ति से लिया है? नहीं जी। सांची के स्तूप से? नहीं। बोध गया मंदिर का जिक्र? नहीं। तो कौन सा रह गया? अशोक का स्तंभ। याद रखिएगा, स्तंभ शिलालेख से इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पूछा था ना और बताया भी था, आपको मैंने बताया था इसके बारे में अच्छे तरीके से कि अशोक के गुरु कौन थे, जिनसे अशोक ने शिक्षा ली थी, वो कौन थे? उपगुप्त। ऑप्शन सी सही है, ध्यान रखिएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे ने पूछा है और भी वेरियस एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने किस धर्म को अपनाया? देखिए मैंने आपको बताया था ना, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। देखिए MTS 2019, 2021, 25 3-4 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, और हर बार पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन, धम्म महामात्र किसके द्वारा नियुक्त किए गए? धम्म महामात्र, देखिए अशोक के पूरे जीवन की चर्चा को दिखाने के लिए अशोक ने क्या किए थे? धम्म महामात्र यानी मंत्रियों को नियुक्त किया था, ऐसे जो गांव गांव जाते थे। अगर आपने कहानी समझी होगी तो उसमें समझाया मैंने, गांव गांव जाते थे और प्रचार प्रसार करते थे। तो किसने किया था ये? अशोक के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक का धम्म किस पर आधारित था? आप मुझे बताएंगे युद्ध पर आधारित था क्या? नहीं। जाति व्यवस्था की बात नहीं कही, यज्ञ की बात नहीं कही। तो एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? करुणा और अहिंसा। अगला देखिए, लुम्बिनी स्तंभ लेख का संबंध किससे? देखिए रेलवे NTPC 2021 में पूछा गया है। हर एग्जाम को समझते रहिए। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ऊपर वाला 17 नंबर। अशोक का धम्म सिद्धांत किस पर आधारित था? देखिए आपने समझा होगा, यूपीपीएससी प्री 2019 और यूपीपीएससी 2024 दो बार रिपीट हुआ है ये, एक बार यूपीएससी ने, एक बार यूपीपीएससी ने। तो समझते रहिए इसको, क्वेश्चनों को, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि लुम्बिनी स्तंभ लेख का संबंध किससे? अब देखिए मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। लुम्बिनी में बात करी थी जब मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी बौद्ध धर्म के बारे में, तब मैंने आपको समझाया था बुद्ध का जन्म। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बराबर गुफाएं किस संप्रदाय में दान दी गई थी? इसको याद रखिएगा, आजीविक संप्रदाय था ये। यूपीपीएससी, यूपीएससी और CGL 2022 में पूछा गया बराबर गुफाएं, क्योंकि इसने गुफाओं में भी शिलालेख खुदवाए थे। तो आजीवक संप्रदाय की बात की गई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अशोक के पुत्र जो श्रीलंका गए थे उसका नाम क्या था? देखिए SSC GD और RPF SI 2-3 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन।
अशोक के जो पुत्र का नाम था क्या था? महेंद्र। कहानी में आपने समझा होगा, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने बोधि वृक्ष की शाखा किस देश भेजी थी? देखिए कहानी के शुरुआत सार में मैंने आपको समझाया था ना, उसने कहाँ भेजा था? भारत में ही नहीं, उसने कई जगह प्रसार प्रसार किया था। यानी कि मेन है उसमें क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका में भी प्रचार प्रसार किया था। देखिए रेलवे ग्रुप डी लगता तो बहुत इजी एग्जाम है, लेकिन जब भी कभी क्वेश्चन पूछने पे आती है तो इस तरीके से पूछती है। देखिए 2018 2023 दो बार क्वेश्चन को रिपीट किया रेलवे ने। अगला क्वेश्चन, अशोक की राजधानी क्या थी? एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस 2017 में पूछा गया। देखिए अशोक की राजधानी क्या थी? क्या तक्षशिला थी? नहीं, तक्षशिला में तो उसने शासन किया था। कब? मैंने आपको अभी रिसेंटली बता रहा था मैं, जब तक्षशिला और उज्जैन माहिष्मति ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। रीजन क्योंकि उसने क्या किया था, यहां जब उसका अभिषेक नहीं हुआ था तो उससे पहले यहां उस शासन किया करता था। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है? धर्म से रिलेटेड किस में बात की गई है? अशोक के 12वें शिलालेख में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी। अगला, अशोक को धर्माशोक क्यों कहा गया? धर्माशोक क्यों कहा गया है? देखिए यूपीएससी ने पूछा है, अच्छा सवाल है, और रेलवे एनटीपीसी ने पूछा है। लगातार जो यूपीएससी पूछ चुकी है उसी को तुरंत ही उसने रेलवे एनटीपीसी के द्वारा भी यही क्वेश्चन पूछा गया। देखिए अशोक को धर्माशोक क्यों कहा गया, रीजन बताइए आप मुझे। देखिए ऑप्शन समझते, ए कर बढ़ाने के कारण, नहीं, कर की तो बात हमने समझी नहीं थी। दूसरी चीज युद्ध जीतने के कारण, तीसरी चीज धम्म नीति अपनाने के कारण, और चौथा विशाल साम्राज्य के कारण। विशाल साम्राज्य का तो कोई जिक्र है ही नहीं, था जिक्र लेकिन उसमें धर्माशोक से रिलेटेड कोई जिक्र नहीं है। लेकिन धम्म नीति अपनाने के कारण, युद्ध जीतने के कारण धर्माशोक क्यों कहा जाएगा? तब तो वो क्रूर शासक था, तब तो उसे चंडाशोक कहते थे। तो ये ऑप्शन भी कटेगा, तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी। थोड़ी सी समझ भी आपको डेवलप करनी है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो क्या कहना चाहता था? देखिए यूपीएसआई 2021 और यूपी पुलिस ने 2025 में पूछा है। क्या रीजन था अशोक का? अशोक क्या कहना चाहता था शिलालेखों के माध्यम से? वो कर वसूली के बारे में कहता था? नहीं। जनता को आदेश देता था? नहीं। युद्ध की घोषणा करता था? नहीं। अपने धम्म का प्रचार करता था। यानी अशोक ने जो भी किया, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया? क्रूर शासक थे, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ उसके अंतर्गत, तो उसने क्या किया? धम्म का प्रचार करवाया। किसके जरिए? शिलालेखों के जरिए। अगला क्वेश्चन, अशोक को इतिहास में किस नाम से सबसे अधिक जाना जाता? देखिए दोस्तों एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो को बड़े ध्यान से समझा है और इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझा है, तो आप इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। लेकिन इस तरीके से नहीं कि ऑप्शन ए, नहीं, ऐसे नहीं। आप इसमें मुझे फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन बी सी जो भी सही है इसमें से, तो आप उसमें से सही तरीके से लिखेंगे पूरा उसे। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वन शॉट क्लास समझने में आसान लगी होगी और रिवीजन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि ये क्लास आपके एग्जाम के काम की है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीके, हिस्ट्री और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको वन शॉट क्लासेस, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक बेस्ड टीचिंग और एग्जाम फोकस्ड कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। ध्यान रखिए, याद रखिए, सिलेक्शन किसी जादू से नहीं, डेली रिवीजन और सही स्ट्रैटेजी से होता है। इसी के साथ आज की इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए और सिलेक्शन की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।